नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात करूंगा। प्रधानमंत्री की छवि लगातार क्यों गिरती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है। आरएसएस के लोगों ने हाथ खींच लिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाथ खींच लिया है उनके ऊपर से। इसके अर्थ क्या है? कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दोस्तों ने हमें बताया कि नरेंद्र मोदी ने पार्टी की छवि को खराब कर दिया है। पार्टी ऐसी नहीं थी, पार्टी में जोड़ने की बजाय बिखराव पैदा हो गया है। ये सारी बातें वो लोग बताते हैं जो हमसे 1990 के दशक में जो आंदोलन हुआ था, 1990 में जो आंदोलन हुआ था आडवाणी जी के नेतृत्व में, उस समय से जुड़े हुए लोग हमको ये सारी चीज़ें बाकायदे खुलेआम बताते हैं। इसी तरह का एक वीडियो हम पहले आपको सुनवाते हैं। उस वीडियो में एक महिला है, आरएसएस की हैं, खुद को बता रही हैं वो आरएसएस की हैं, उनके फादर सभी आरएसएस के समर्थक रहे हैं। उन्होंने तमाम टिप्पणियां करी हैं और कसम खा रही हैं कि हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। अब मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकता इस वीडियो में कि वो महिला वास्तव में आरएसएस की है या किसी ने ये वीडियो साजिश करके बनाया है। मैं इस बात की दोनों की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी हाव भाव है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहले तो उन भद्र महिला का ये वीडियो देखिए कि वो कितने गुस्से में है और कितनी नाखुश हैं अपनी पार्टी से, आरएसएस से, नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी से। बाकी फिर मैं आपसे आगे अभी बात करता हूँ। पहले ये देखिए वीडियो। और हाँ, ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, दिलचस्प होगा। मैंने काफ़ी इधर उधर की जानकारियाँ हासिल करके ये वीडियो तैयार किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चाहें तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। देखिए पहले ये वीडियो, उसके बाद फिर आते हैं हम आपके पास। मोदी जी, मैं आपको वोट नहीं दे सकती। हाथ जोड़ के बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। मेरे घर के जितने भी लोग हैं वो आपको कभी वोट नहीं देंगे, चाहे मरते मर जाएंगे। कभी वोट नहीं देंगे? कभी नहीं देंगे। जबकि मेरे पिताजी कट्टर बीजेपी के, आरएसएस के, वो हमें कहते हैं कि तुम वोट मत देना, कि ये विचारधारा नहीं थी बीजेपी और आरएसएस की जो अब चल रही है। आज आप मुझे बता दीजिए, आडवाणी जी है कहाँ है? सिर्फ मोदी और अमित शाह है बीजेपी, और कोई नहीं है बीजेपी में, या नड्डा जी हैं। बाकी कहाँ गए इनके वरिष्ठ नेता? अगर ये इतने सच्चे होते, इतने दूध से धुले होते, तो आज इनके नेता सब इनके साथ होते। आप मुझे बता दीजिए, किसी भी प्रदेश में इनका मुख्यमंत्री कह सकता है कि हाँ मैं मुख्यमंत्री हूँ? आपने कभी देखा है मोदी जी की माला में किसी को कोई अंदर घुस सकता है? आप कैसे प्रधानमंत्री जो लोगों को जोड़ने की बजाय लोगों को तोड़ रहे हैं? मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा। आप कहते हो कांग्रेस ने घपलेबाजी की, सब कुछ किया, कांग्रेस ने इतना खाया, कुछ कहने की हद नहीं। मैं तो कहती हूँ सारा देश कांग्रेस खा गई, तो आप ही बचा लो, आप बचा लो। 10 साल हो गए, 14 साल, आप कहाँ सो रहे हो मोदी? 5 साल और मांग रहे हैं, 5 साल दीजिए, फिर बड़े फैसले होंगे। बड़े फैसले होंगे भैया, अभी तो नजर आ रहा है। उसके बाद आप उनमें या कटोरे लेके बैठे होंगे, फिर तो मोदी जी के दर पे जाके ऐसे मांगना पड़ेगा, मोदी जी रोटी दे दो, भूखे मर रहे हैं, या अपनी बहु बेटियों का गला दबाएंगे। 5 साल अगर दे दी तो ऐसा हाल हो जाएगा। इससे बदतर हाल होगा। तानाशाह सरकार है, तानाशाह कहते हैं ना हम कि हाँ जी वहाँ पे तानाशाही चलती है, तो यहाँ कौन सी कम हो रही है? हिंदुस्तान में बता दो, आज तक मैं कहती हूँ कांग्रेस की सरकार सबसे बुरी थी, पर हिंदू मुसलमान कब हुआ था? आपने इन सम्मानित महिला का रौद्र रूप देखा, मोदी जी के प्रति वो किस तरह से व्यवहार कर रही हैं। और ये मैं समझता हूँ ये टीवी चैनल है जिसके सौजन्य से हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं। उस टीवी चैनल पर वो खुलेआम कह रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वीडियो फेक तो नहीं हो सकता। किसी न किसी यूट्यूबर या चैनल ने इनसे बात की है। बार बार वो पूछ भी रहे हैं कि
क्या ऐसा बिगाड़ा है नरेंद्र मोदी ने, तो वो पूरी सफाई के साथ पूरी बात कर रही हैं। तो खैर, ये तो हमने एक नमूने के तौर पर आपको ये चीज़ दिखाई है। इसका जस्टिफिकेशन, जिसकी प्रॉपर बात आपकी समझ में आती है कि नहीं आती है, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फेक भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों घाटकोपर मुंबई में जो रोड शो हुआ है उसके बारे में। देखिए, नरेंद्र मोदी ने 2013 में पटना के गांधी मैदान में एक सभा की थी और उस समय उनकी सभा से कुछ दूरी पर बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। और नरेंद्र मोदी उस समय तो नहीं गए उन लोगों के आंसू पहुंचने, लेकिन बाद में उन्हें कुछ एहसास हुआ या पार्टी ने दबाव बनाया या जो भी कुछ कहा जा सकता है, कह सकते हैं, आप सोच सकते हैं, तब नरेंद्र मोदी पटना गए। लेकिन फिर भी उन लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी कुछ कारणों बस। लेकिन उन्होंने फ़ोन पर संदेश दिया उन लोगों को कि मैं सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए दुआ करता हूँ कि वो और उनकी फैमिली के लोग हमेशा इस दुख से निकलने की कोशिश करें। तो ये फ़ोन पर उनको संदेश दिया गया था। अब मैं इसी क्रम में फिर घाटकोपर की घटना पर आता हूँ कि एक 250 टन का जो होर्डिंग था, जिस पर मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी थी और वो प्योर लोहे का था, वो होर्डिंग गिर गया। उसमें पहले दिन जो सूचना मिली थी 4 लोगों की मौत हुई थी और दूसरे दिन सूचना मिली कि उसमें 16 लोगों की मौत हुई है। और जिस दिन नरेंद्र मोदी वहाँ रोड शो कर रहे थे, वहीं से कुछ दूरी पर तब सूचना मिली कि 2 शव निकाले गए हैं पुलिस के जरिए। पूरी कहानी ये सामने आई। नरेंद्र मोदी ऐसे कैसे हो सकते हैं कि एक घटना, जिस इलाके में वो रोड शो कर रहे हैं और उस घटना पर कोई प्रतिक्रिया देने की बजाय वहाँ पर अपने लिए वोट मांग रहे हैं और खुशी जता रहे हैं कि मुझे वोट दें, लेकिन उन 16 लोगों की मौत के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कायदे से वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी हमारे भी हैं, आपके भी हैं और हमारे जितने दर्शक हैं सभी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। और जिन लोगों की मौत हुई इस घटनाक्रम में, उनके भी वो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री रहे हैं कहे जाएंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी इस घटना पर क्यों चुप रहे और आज तक चुप हैं। क्या उन्हें कोई रोक रहा था या उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, या उन्हें कोई यह बात कह रहा होगा कि आप, चूँकि इसमें कुछ एक यादव की भी मौत हुई है, 3-4 मुसलमानों की भी मौत हुई है, तो वहाँ पर क्या जातिवाद और वो इस तरह की बातें भी सोच रहे होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता? आप बताइए, आप मेरे इस चैनल पर जो ये मेरा वीडियो देख रहे हो, इस पर आप अपनी टीका टिप्पणी करिए कि क्या नरेंद्र मोदी को उन घाटकोपर की घटना पर अपना बयान जारी नहीं करना चाहिए? क्या उन लोगों के लिए कोई संदेश नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए, मैंने पटना का जिक्र किया। पटना में कुछ दिनों बाद जाकर के नरेंद्र मोदी ने उन सारे जो 6 लोग मरे थे बम विस्फोट में, उनके लोगों को टेलीफोन पर संदेश दिया था। क्या वो यहाँ नहीं कर सकते थे ये बात? वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास सारा तंत्र है, दुनिया भर की पुलिस, CRPF और जाने क्या क्या तमाम चीज़ें हैं और सारी एजेंसी हैं उनके पास, खुफिया तंत्र है पूरा का पूरा। क्या वो उन लोगों से मिल नहीं सकते? या फिर नरेंद्र मोदी, मैं आपको बता दूं, शायद इलाहाबाद के कुंभ में उन्होंने जो वहाँ के सफाई कर्मी थे उनके पैर धोए थे और उनके साथ शायद खाना वाना भी खाया था। ये इस तरह की घटनाएं भी उनके साथ घटी हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि घाटकोपर के लोगों का क्या दोष था। वो वहाँ पर दबे तो करीब 70-80-100 के आसपास लोग थे, लेकिन उनमें से 16 ने अपनी जान गंवा दी। बाद में क्या हुआ ये मैं अभी और आगे बताऊंगा।
देखिए, उसके बाद नरेंद्र मोदी का काशी में नॉमिनेशन था। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो घटना स्थल पर न जाकर के काशी में नरेंद्र मोदी के यहाँ जो नॉमिनेशन था उसमें हाजिरी लगा रहा था। क्या नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई है राजनीति में? अब कोई स्तर नहीं रह गया है कि आप हर वक्त केवल चुनाव या हर वक्त आप जातवाद, हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें देखेंगे। आप वहीं जाएंगे जहां हिंदू बाहुल्य होगा, आप वहां नहीं जाएंगे जहां मुस्लिम बाहुल्य होगा, या जाति का कोई हिसाब देखेंगे। तो ये सारी बातें एक वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे जा कर के कि ये जो लोग ख़त्म हुए हैं उनके लिए क्या दो आंसू बहा सकते हैं कि नहीं बहा सकते। बाद में क्या हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि घटना में 1-2 लोग खत्म हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 16 लोगों के मरने के बाद प्राइम मिनिस्टर उसी इलाके में शोक मनाने की जगह अपना रोड शो कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ सीधे काशी पर। काशी में इस समय उनके सामने बहुत सारे लोग पर्चा दाखिल कर अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर रहे थे कि हम भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में लोगों को वहाँ पर चुनाव लड़ने की उत्सुकता थी और वो अपनी हिस्ट्री में, अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में ये बताना चाहेंगे अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को और देश की जनता को कि हम भी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो ये एक बात हो सकती है, या कुछ लोग सीरियस भी हो सकते हैं। एक श्याम रंगीला नाम के व्यक्ति थे जो कॉमेडियन हैं बहुत बड़े, उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया, लेकिन उनका पर्चा दाखिल करने के बाद तत्काल खारिज कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के इस तरह की कहानियाँ चल रही हैं। इस समय वहाँ पर शायद 7 के आसपास प्रत्याशी रह गए हैं और बाकी सबका जो नॉमिनेशन है सब खारिज कर दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजय राय ने वहाँ पर नरेंद्र मोदी की पूरी तरह से पोल खोल दी है। एक वीडियो मैं अजय राय का देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जिस गंगा माँ को वो अपना खुद को पुत्र मानते हैं और कहते हैं कि गंगा ने मुझे गोद लिया है, उस गंगा की क्या दुर्दशा है काशी में आकर क्यों नहीं देखती? उन घाटों को देखो कितनी गंदगियाँ हैं, उस इलाके को देखो जिसमें 18 नाले सीधे गंगा में बह रहे हैं। तो इस तरह की जो कहानी गढ़ी जाती है, अजय राय का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, इस तरह की जो कहानियाँ बना रहे हैं नरेंद्र मोदी, फेक तैयारियाँ पूरी तरह से, कब तक गंगा के बेटे के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? अब की बार उन्हें शायद इस बात का एहसास काशी की जनता करा देगी। काशी की जनता बहुत ही महान जनता है, वो जब पलटा मारती है तो फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर एक किन्नर भी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ उनके साथ में हज़ारों की तादाद में लोग चल रहे हैं। तो एक कहानी तो ये, दूसरी कहानी ये है कि नरेंद्र मोदी बार बार गंगा का बेटा होने का दावा करते हैं और क्रूज पर बैठ करके वो फिर रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। ये शायद अब काशी की जनता सहन नहीं कर पा रही है, क्योंकि काशी में जो 10 साल में पहली दफ़ा तो उनको ये लगा कि भाई चलो कुछ करेंगे, 15 लाख रुपया देंगे और बहुत सारे और भी कई वादे थे। दूसरी बारी में मैं समझता हूँ कि जो पुलवामा का हमला हुआ उसकी रौ में बह गई काशी, और अब लोग इस बात से ज़्यादा परेशान हैं कि जिधर देखो उधर मोदी की फ़ोटो दिखती है, जिधर देखो उधर मोदी की गारंटी दिखती है, लेकिन काम कुछ नहीं दिखता। अजय राय ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो महाराष्ट्र में जो कारखाने, कल कारखाने और जो उद्योग आते हैं वहाँ से उठा कर के वो गुजरात ले जाते हैं। यदि वो प्राइम मिनिस्टर गुजरात से हैं तो गुजरात ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर वाराणसी के हैं। वाराणसी में एक भी कारखाना या कोई भी उद्योग लाए, इस बात का पोल खोलते हुए अजय राय कहते हैं कि आपको यहाँ क्या मिलने वाला है? सफाई कर्मचारी की नौकरी, झाड़ू लगाने वाले की नौकरी,
अधिक से अधिक आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं और आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ उद्योग के नाम पर एक भी उद्योग नहीं लाया गया है पिछले 10 सालों में। तो अजय राज ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि कुछ पूछिए मत। वहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रियंका गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका गांधी पूरी पोल खोल देती हैं कि मोदी जी रोते क्यों हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि गांधी परिवार उन्हें गाली देता है। कहीं भी उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि कहीं भी किसी वीडियो में, किसी सभा में मैं और मेरे भाई की तरफ से या मेरी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से गाली जैसी बात दिखाई दे जाए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नहीं है कि हम किसी को गाली दें। गाली तो उन्होंने हमारी माँ को दी और वो सारी पब्लिक डोमेन में है। आप जानते हो कि उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हमको टारगेट किया जाता है हर जगह। हालांकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रियंका गांधी बोल रही हैं और मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी का जो दर्द है वो वाजिब भी है, क्योंकि उनकी माँ के लिए बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। मैं अपने इस वीडियो में उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो अभी इस तरह की कहानियाँ जो गढ़ी जा रही हैं वो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अब मैं बात करता हूँ आरएसएस के लोगों के ऊपर। आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को सत्ता तो सौंप दी, ये बात सच है, कोई कह नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आरएसएस की मेहरबानी के बगैर कहीं कोई पत्ता नहीं हिल सकता। और अब की बार आरएसएस ने, मैं समझता हूँ, पूरी तरह से ये मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल रहते अब केवल 3 लोगों के हाथ में पार्टी रह गई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। इन्होंने पार्टी में बिखराव शुरू कर दिया है। जब भी माला पहनने की बात आती है तो माला से लोगों को बाहर कर दिया जाता है। क्या पार्टी उनकी नहीं है? क्या वो देश के बीजेपी के नेता नहीं हैं? तो इस तरह की जो कहानियां अंदर अंदर चल रही हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। एक आरएसएस के वरिष्ठ जो पदाधिकारी मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी ने हेडगेवार साहब जो आरएसएस के जनक थे, उनकी जो वहाँ मूर्ति लगी हुई है मुख्यालय में, आरएसएस के मुख्यालय में, उस पर 10 साल में अब तक कभी सिर नहीं नवाया है जाकर के। जबकि मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी का शीर्ष नेता अपने जो संस्थापक लोग होते हैं उनके लिए बाकायदे शीश झुकाता है, नमन करता है, उनको श्रद्धांजलि देता है, गाहे बगाहे उनके बारे में बात भी करता है। अब जैसे मान के चलते हैं कि कांग्रेस महात्मा गांधी का नाम लेती है बार बार, नेहरू का नाम लेती है, और समाजवादी पार्टी के लोग लोहिया का नाम लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं तमाम जिन के अपने बड़े लोग हैं। चौधरी चरण सिंह के लिए सिर नवाते हैं लोग, क्योंकि उनकी नीतियों पर चलते हैं। देवीलाल के लिए सिर नवाते हैं लोग। तो यहाँ पर इस तरह की एक कहानी भीतर आरएसएस बहुत नाखुश है, और आरएसएस ये सोचती है कि शायद नरेंद्र मोदी खुद को आरएसएस से भी ऊपर समझने लगे हैं, इसलिए ये कहानी बहुत अंदर तक है। अब बात आती है कि भाई मसला है क्या? मसला ये है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो झगड़ा बढ़ा है उससे पार्टी बिल्कुल 2 फाटों में बंटती नज़र आ रही है। कहीं भी आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जब साथ होते हैं तो अमित शाह बिल्कुल बगल में होते हैं। दूसरे देश जो दूसरे प्रदेशों के उनके मुख्यमंत्री हैं वो भी अगल बगल चलते हैं। लेकिन अभी आपने देखा जब वाराणसी में नॉमिनेशन दाखिल हुआ तो नरेंद्र मोदी के पीछे, काफ़ी पीछे योगी चल रहे थे। इन्हें छोटा करके दिखाया जा रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक हस्ती हैं। और आपको मैं इस बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि जब योगी आदित्यनाथ पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे उस तरफ का घटनाक्रम बहुत कुछ चल रहा था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहते थे कि मनोज सिन्हा को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए यूपी का,
सारी तैयारियां हो गई, कार्ड छप गए, कपड़े बन गए, फूल मालाएं तैयार हो गई, लेकिन आरएसएस ने अचानक से रुख बदला और योगी आदित्यनाथ के पास फ़ोन गया कि आप आइए और पदभार ग्रहण करिए। ये सब चीज़ें आपको मालूम है, हमें तो मालूम ही है, लेकिन शायद आपको ना मालूम हो, तो हमारा काम है आप तक ये सारी बातें पहुंचाना। तो वो हस्ती है योगी आदित्यनाथ, वो पार्टी भी है और पार्टी के अलावा भी वो खुद भी अपने आप में एक नेता हैं। तो आपने ये मेरा वीडियो देखा, काफ़ी लंबा रहा, आपको कैसा लगा? आप मेरे चैनल पे आकर के सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी जो ये वीडियो है इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।